आज हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स को पढ़ने जा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करते हैं, जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में पाए जाते हैं वो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ब्रीदिंग में यूज करते हैं। क्योंकि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में या वाटर में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम होता है, इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो ब्रीदिंग का रेट है वो फास्टर होगा, हाई होगा एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। हम बात करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि फिशेस में जो वाटर है वो माउथ के थ्रू एंटर होता है, और जब यही वाटर गिल से होकर के पास होगा तो उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को गिल्स के सरफेस में पाए जाने वाली ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन को। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पार्ट होता है नॉस्ट्रिल्स, जिसके थ्रू एयर बॉडी के अंदर एंटर होती है। तो हम देखते हैं कि नॉस्ट्रिल्स क्या है। तो नॉस्ट्रिल्स नोज के लोअर एंड में पाए जाने वाला वन पेयर स्मॉल साइज ओवल शेप्ड एपर्चर होता है। तो इस नॉस्ट्रिल्स की लाइनिंग में हेयर्स पाए जाते हैं जो एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये नॉस्ट्रिल्स अंदर की ओर नेजल पैसेज में ओपन होता है। तो ये नेजल पैसेज नोज के अंदर पाए जाने वाला चैम्बर्स है, जिसकी लाइनिंग में पाए जाने वाले म्यूकस भी एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। फिर नेजल पैसेज से अब जो एयर है वो फेरिंग्स में एंटर होता है। तो फेरिंग्स एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट है जहां पर विंड पाइप मतलब ट्रैकिया और फुट पाइप मतलब इसोफेगस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो फिर अब फेरिंग्स से जो एयर है वो लैरिंग्स के अंदर एंटर होता है। तो ये लैरिंग्स ट्रैकिया या विंड पाइप का अपर इनलार्ज्ड एंड होता है, और यही लैरिंग्स साउंड प्रोड्यूस करने का भी काम करता है, इसलिए इसको हम साउंड बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। फिर हम देखते हैं कि ट्रैकिया जो है वो एक थिन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है, जिसकी दीवार में सी शेप्ड कार्टिलेज के बने हुए रिंग पाए जाते हैं, जो एयर के निकल जाने के बाद इस ट्रैकिया या विंड पाइप को कोलैप्स होने या फिर पिचकने से बचाते हैं। फिर ये ट्रैकिया गर्दन से होकर के पीछे की ओर रन करता है और चेस्ट के अंदर पाई जाने वाली कैविटी में एंटर होता है। तो चेस्ट के अंदर पाई जाने वाली कैविटी को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी में एंटर होने के बाद ये जो ट्रैकिया है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। तो जिसमें जो राइट साइड में रहेगी उसको हम बोलेंगे राइट ब्रोंकस, और जो लेफ्ट साइड में रहेगी उसको हम बोलेंगे लेफ्ट ब्रोंकस। तो ये ब्रोंकाई अपने अपने तरफ के लंग्स में एंटर होती है, देन वो फर्दर डिवाइड और रिडिवाइड होकर के बहुत सारे स्मॉलर ट्यूब को बनाती है, और ये ट्यूब अल्टीमेटली ब्रोंक्यूल्स को बनाते हैं। ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होकर के फर्दर डिवाइड होकर के रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स को बनाता है। तो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होते हैं, जिन्हें हम एल्वुलाई कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो एल्वुलाई की वॉल है वो थिन और डेलिकेट होती है, और इसी के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। उसके साथ साथ एल्वुलाई की सरफेस में ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है, जो एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने का काम करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक एल्वुलाई के सरफेस तक लाने का काम करते हैं। अब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो लंग्स है
वो चेस्ट के अंदर एक हॉलो कैविटी में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी कहेंगे। तो हम देखते हैं कि इस थोरेसिक कैविटी के फ्लोर में एक थिन मस्कुलर सेप्टम या पार्टीशन पाया जाता है, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि दिस थोरेसिक कैविटी इज बाउंडेड डार्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम। इसमें पीछे की तरफ क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम होगा, और सामने की तरफ ये स्टर्नम से और लेटरल साइड में मतलब आजू बाजू से ये रिब्स से घिरा होता है, और इन रिब्स के बीच जो मसल्स पाई जाती है उसको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। और इसी बोनी केज या पिंजरे के अंदर कौन? लंग्स बंद रहता है। तो हम देखते हैं कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तब ये जो डायफ्राम है जो डोम शेप का होगा वो फ्लैट हो जाता है, और इंटरकॉस्टल मसल्स के कंट्रैक्ट होने के कारण जो रिब्स हैं वो क्या होंगे? सामने की ओर शिफ्ट हो जाती हैं। तो ऐसा होने से जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होने पर उसके अंदर बंद लंग्स एक्सपेंड होंगे, फैल जाएंगे, और ऐसा होने से लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स के अंदर एंटर करेगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। वहीं पर जब हम ये देखते हैं कि जब ये डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इंटरकॉस्टल मसल्स के रिलैक्स होने से रिब्स और स्टर्नम भी वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे। तो ऐसा होने से जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो उसके अंदर बंद लंग्स कंट्रैक्ट होंगे और लंग्स के अंदर एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो एयर वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस को। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन मेनली ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के थ्रू, और इसके लिए आरबीसी में एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन एलुलाई के सरफेस में जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई होगा, ऑक्सीजन से बाइंड होकर के जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाता है, और जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता हुआ टिश्यू के सरफेस में पहुंचेगा तो वहां पर फिर से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के सेल्स में चली जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज होकर के ब्लड में आ जाता है, और फिर ब्लड के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होकर के एलुलाई के सरफेस में पहुंचेगा, जहां पर उसको एक्सपायरेशन के दौरान बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है।